हेलो फ्रेंड्स। आज हम गर्भवृद्धि विकास क्रम देखेंगे। गर्भवृद्धि विकास क्रम जो है वो है मंथली डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ फिटस। तो उसमें सबसे पहले हम गर्भ देखेंगे कि व्हाट इज गर्भ एंड गर्भ कैसे बनता है। तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भस्नग्न्या भवति। Reference is from Charak Sharistan, 4th chapter, 5th shloka. So the union of Shukra, Shonita and Jiva in Kukshi is termed as Garbha. तो यूनियन ऑफ शुक्र, शोणित एंड जीव, ये तीन कंपोनेंट से कुक्षी में जब यूनियन होता है तब गर्भ बनता है। Thus formed गर्भ undergoes the process of transformation into fetus due to the effects of Panchamahabhuta and is being expelled out as a newborn baby. तो जो भी गर्भ बना है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से अंडरगो होता है, गुजरता है, जिसमें पंचमहाभूत जो है उनसे बनकर फीटस बनकर और बाद में एज अ न्यूबॉर्न बेबी बनकर बाहर एक्सपेल्ड होता है। सो नेक्स्ट पैटर्न्स ऑफ वृद्धि। अभी जो ग्रोथ की पैटर्न है वो क्या है, वृद्धि जो है उसके पैटर्न क्या है। इट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल और कॉन्स्टेंट। It can so happen that the child is growing rapidly lengthwise and gradually weight-wise. So as per growth is concerned, there is individual difference. तो ये क्या एक कांस्टेंट वे में एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शन में नहीं होता ग्रोथ। मीन्स चाइल्ड जो है वो ग्रोइंग रैपिडली लेंथ वाइज हो या ग्रेजुअली स्लोली वेट वाइज हो, ऐसे भी हो सकता है। सो एज पर द ग्रोथ कंसर्न है, हर एक इंडिविजुअल में ये जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है उसकी पैटर्न डिफरेंट रहती है। दिस डिफरेंस इज क्लियरली सीन इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड आफ्टर द बर्थ। सो आफ्टर द बर्थ मेल और फीमेल दोनों चाइल्ड में अलग अलग वे का पैटर्न दिखेगा वृद्धि का। ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यू टू रसवकालीन काठिन्यता the weight of the male child reduces greatly when compared to female child. So after delivery देखेंगे तो during delivery रसवकालीन काठिन्यता की वजह से मेल चाइल्ड में जो है वेट वो कम दिखाई देता है या कम हो जाता है कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड। बट आफ्टर प्रॉपर बालक परिचर्या they grow very well in length and weight than a female child. So after delivery मेल चाइल्ड कंपेयर टू फीमेल चाइल्ड उसका वेट कम होता है या लूज होता रहता है, पर आफ्टर दैट फर्दर उसका अगर अच्छे से बालक परिचर्या किया गया तो लेंथ एंड वेट वाइज फीमेल से भी अच्छे से वेरी वेल ग्रो होते हैं मेल चाइल्ड। इन क्षीरप अवस्था the growth of child is due to increase of fatty tissue supplied by milk, and in Kshiradhan avastha due to intake of anna along with milk there is growth in अस्थि and मांस धातु also. तो अभी जो क्षीरप अवस्था यानी क्या सिर्फ तब बालक दूध पीता है, बराबर, तो वो अवस्था में जो भी वृद्धि है बालक में वो फैटी टिश्यू में ज्यादा कन्वर्ट होती है ड्यू टू मिल्क। पर जब क्षीरान्नद अवस्था में बालक आता है तो क्या क्षीर के साथ अन्न भी ग्रहण करता है, तो उसकी वजह से अस्थि और मांस धातु की भी अच्छी वृद्धि होती है, अच्छा उनका ग्रोथ होने लगता है। नाउ पैटर्न्स ऑफ विकास, दैट इज डेवलपमेंट। तो अब डेवलपमेंट का पैटर्न कैसा है। द हेड ऑफ अ न्यूबॉर्न इज कंपैरेटिवली बिगर देन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, but after birth the growth rate of head decreases in order to proportionate the body parts. तो जैसा कि हम देखते हैं कि बेबी का हेड जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर जस्ट आफ्टर बर्थ ना बड़ा रहता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बट आफ्टर बर्थ धीरे धीरे क्या होता है कि हेड जो है उसका ग्रोथ रेट कम होता है और उसके सामने बॉडी का जो ग्रोथ डेवलपमेंट ये है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट है वो ज्यादा बढ़ते जाता है।
जिससे क्या बॉडी प्रोपोर्शनेटली अच्छे से डेवलप हो सके। आफ्टरवर्ड्स द शोल्डर्स ग्रो ब्रॉड, grow long, abdomen becomes flat, then every anga of the body parts starts attaining the definite and usual shape and dimension। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो शोल्डर है वो अच्छे से ग्रो होगा, ब्रॉड होगा, लॉन्ग होगा, लंबा चौड़ा जिसको बोलते हैं ना वैसे, एंड एब्डोमेन जो है पेट है वो फ्लैट होगा, और जो भी एवरी ईच एंड एवरी पार्ट जो है अंग प्रत्यंग है वो अपने अपने डेफिनेट शेप एंड साइज एंड डायमेंशंस में ये होगा, ग्रो होना स्टार्ट होगा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वृद्धि एंड विकास ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड, तो चरक शारीस्थान 4th चैप्टर में 27 श्लोक में चरक आचार्य ने बताया कि कौन से फैक्टर्स है जो वृद्धि और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो मात्रादीनां खलु गर्भकराणां भावानां संपदस्तथा वृत्यस्य सौष्ठव मातृश्च उपस्नेहो उपस्वेदाभ्यां कालपरिणामात् स्वभावसंसिद्धिश्च कुक्षो वृद्धिं प्राप्नोति। So fetus attains its normal growth and development due to the effects of following factors। तो इसमें सबसे पहले आहार शौष्ठ है, यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिलने पर, स्वभाव संसिद्धि नेचर ऑफ द इंडिविजुअल, काल दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड सीजन, अविघात नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग फैक्टर्स लाइक डिजीज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चारों फैक्टर्स जो है उन पे ही सब डिपेंड करता है, वही वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो भी सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर अगर नेचर यानी प्रकृति अगर सही नहीं रही, फिर काल अच्छे से नहीं रहा, या बेबी अगर बार बार बीमार पड़ा कुछ रहा, तो उससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो सकता है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स जिसका सही से प्रॉपर होना रहना जरूरी है ताकि अच्छे से वृद्धि और विकास हो सके बालक की। अभी मासानुमासिक गर्भवृद्धि देखेंगे। सो व्हाट इज मंथ वाइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ fetus? So from the very conception, from the first day of conception till completion of 9th month and delivery, उसको मासिक गर्भवृद्धि बोलते हैं। उसमें हर मंथ वाइज कैसे जो गर्भ है वो पूरा परिपूर्ण एक बनता है फीटस, वो देखेंगे। तो उसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जैसे हर मंथ में क्या क्या कौन से अंग बनते हैं, क्या क्या डेवलप होता है बेबी के शरीर में, और बेबी कौन से मंथ में कब परिपूर्ण होगा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। सो फर्स्ट मंथ में अव्यक्त रहता है, कलल एक कलल स्वरूप का रहता है, अव्यक्त ही रहता है, उसको कोई शेप और कुछ साइज या कुछ भी नहीं रहता फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल जो बॉडी का है डिफ्रेंसिएशन होना, जैसे घन, पेशी और अर्बुद। अगर घन रहा तो मेल चाइल्ड होगा, अगर पेशी दिखा तो फीमेल चाइल्ड, और अगर अर्बुद रहा तो नपुंसक हो सकता है गर्भ। थर्ड मंथ में गर्भ का इंद्रिय डेवलप होते हैं, सारे इंद्रियस डेवलप होते हैं, सर्वांग अवयव, गात्र, पंचकर्म, सुख दुख का ज्ञान भी व्यक्त होने लगता है बेबी को। फोर्थ मंथ पे जो गर्भ है वो स्थिरत्व हो जाता है, स्थिर होने लगता है। थर्ड मंथ तक क्या वो अस्थिर रहता है। निरामयत्वम टू मदर, फोर्थ में स्थिर भी होता है, और फोर्थ मंथ में हृदय भी डेवलप होता है। फिफ्थ मंथ में क्या है, मांस शोणित उपचय, अकॉर्डिंग टू चरक आचार्य मांस शोणित उपचय होता है, और सुश्रुताचार्य के अकॉर्डिंग मन जो है वो डेवलप होता है, और अष्टांग हृदयकार के हिसाब से चेतना आती है, चेतस।
शरीर में चेतना आती है गर्भ में। 6th मंथ में बल वर्ण उपचय, बल आता है, वर्ण और उपचय संपूर्ण होता है गर्भ अकॉर्डिंग टू शुश्र। अष्टांग हृदय करने केश, लोम, नख, अस्थि, स्नायु ये सब डेवलप होते हैं गर्भ में, ऐसे कहा है। एंड काश्यप संहिता में ओजस, ओज भी डेवलप होता है, ऐसा 6th मंथ के लिए कहा है। 7th मंथ तक सर्वांग प्रत्यंग विभागन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल भावस, फुल्ली फॉर्म फिटस हो जाता है 7th मंथ तक, सभी अंग प्रत्यंग डेवलप हो गए रहते हैं। 8th मंथ में क्या है, अस्थिर ओज रहता है। अभी अस्थिर ओज यानी कि कभी ओज माता में प्रवेश करता है तो कभी बालक में प्रवेश करता है, बराबर। अगर उस टाइम पे by the 8th month, even though the fetus is viable for delivery, due to circulation of ooja from mother to child and vice versa, there may be chances of death of either mother or fetus, depending upon the presence of ojas in either of them. So 8th month में अगर डिलीवरी हुई किसी चांस, तो अगर फीटस में अगर ओज नहीं रहा प्रेजेंट तो फीटल डेथ हो सकती है। And 9th month is said to be the ideal period of delivery. So 9th month तक तो और भी एकदम जो है सर्वांग जो भी है गर्भ पूरा परिपूर्ण हो गया रहता है और ओज भी स्थित हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है 9th मंथ तक। सो ये हमने आज गर्भ वृद्धि विकास क्रम देखा है।